गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। मेरे दोस्त, जितने भी आप लोग आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी को यह पता लग ही चुका है कि आज से हमारे दो स्पेशल बैच मेरे दोस्त स्टार्ट हो रहे हैं। एक ग्रुप डी के लिए और एक जो जेल वार्डर की बच्चों बड़ी भर्ती आई है उसके लिए। तो आप सभी का स्वागत है अपनी पहली क्लास के अंदर, जहां पर आप लोगों का सबसे प्यारा सब्जेक्ट हरियाणा जीके, उसके साथ हम शुरुआत करेंगे बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और इस सब्जेक्ट का जो लेवल है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मेरे दोस्त, हरियाणा के अंदर कोई भी एग्जाम हो, और अब तो एचपीएससी के अंदर भी, एचएसएससी के अंदर तो हरियाणा जीके की वेटेज ज्यादा हमेशा से रहती ही है, लेकिन अब एचपीएससी के जो एग्जाम है मेरे दोस्त, उसमें भी हरियाणा जीके की जो वेटेज है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, मजे मजे में इस सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना लेंथी सब्जेक्ट इतने डीपली तरीके से हमने शानदार जबरदस्त ढंग से इसको कवर कर लिया है। तो आप लोग सारे के सारे मेरे साथ बने रहेंगे। आज की जो क्लास है उसमें हम हरियाणा जीके की बेसिक बेसिक बातें करेंगे और उन्हीं बेसिक बातों से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आप लोगों के बनते चले जाएंगे। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, रणभूमि बैच आज से शुरू हो चुका है और साथ ही साथ सुरक्षा चक्कर बैच भी आज से शुरू हो चुका है। बच्चों, 3 दिन अपने जो है ना वो डेमो क्लासेस चलेंगी, और जब तक अपने डेमो चलेंगे तब तक आप लोगों को बच्चों 20% का डिस्काउंट इन दोनों बैच में मिल रहा है। रणभूमि बैच जो स्पेशल ग्रुप डी के लिए है, 749 रुपए इसकी फीस रखी गई है। 20% के डिस्काउंट के साथ आप लोगों को यह बैच 599 रुपए में 3 दिन तक मिलेगा। मतलब मैं बात करूं तो 1 जुलाई तक मिलेगा। उसके बाद बैच की फीस 749 रुपए हो जाएगी। ठीक है, लाइव क्लासेस रहेंगे, डाउट ग्रुप आप लोगों का बनेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ साथ के साथ आपको मिलते रहेंगे, मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे, और शिक्षक जो मिलेंगे एक से बढ़कर एक अनुभवी शिक्षकों की टीम आप लोगों को बच्चों इस बैच में मिल रही है। ये पूरी की पूरी रणभूमि बैच की टीम है। खिलखिलाते चेहरे आप लोग देख सकते हैं, और जिस तरीके से इनके चेहरे खिलखिला रहे हैं वैसे ही रिजल्ट के बाद आपके चेहरे भी खिलखिलाएंगे, क्योंकि ऐसी मेहनत बच्चों इन बैचेस के अंदर पूरी की पूरी टीम करने वाली है। रणभूमि बैच का टाइम टेबल क्या रहेगा बच्चों, जो अपना यूट्यूब के ऊपर 3 दिन डेमो के रूप में क्लासेस चलेगी ना, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन के ऊपर, आरडब्ल्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपकी बच्चों क्लासेस चलती रहेंगी। हरियाणा जीके के साथ शुरुआत करेंगे डेली सुबह 9 बजे। हरियाणा जीके के बाद हिंदी की क्लास होगी 10 बजे, रीजनिंग की क्लास होगी 11 बजे, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में बच्चों ज्योग्राफी के साथ मिलेंगे दोपहर को 12 बजे। मैथ्स की जो क्लास है वो दोपहर को 1 बजे होगी। इंग्लिश, पॉलिटी, हिस्ट्री, यहां पर सबसे पहले 3 बजे इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर बच्चों इंग्लिश की जगह पॉलिटी आएगी, और पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होगा। साइंस की जो क्लास है बच्चों वो 4 बजे होगी, और भावना मैम से शुरुआत होगी, बायोलॉजी से शुरुआत होगी, और उसके बाद अमित सर आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री बच्चों 4 बजे ही इस बैच के अंदर कवर कराएंगे। ठीक है, कैसे आपको बैच परचेज करना है, RWA एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऊपर भी इस तरीके से बच्चों स्लाइडर फॉर्म में एक बैनर दिखेगा रणभूमि बैच का, इसके ऊपर भी क्लिक करके आप बैच परचेज कर सकते हो। लेकिन यदि आप बच्चों पूरा का पूरा स्टेप जानना चाहो तो आपको यहां पर कैटेगरी जो है वो सर्च करनी है। कैटेगरी में RWA स्टेट एग्जाम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर फिर आप पेड क्लासेस के ऊपर जाएंगे। पेड क्लासेस के ऊपर जाओगे तो रणभूमि बैच आप लोगों को दिखेगा। रणभूमि बैच दिखेगा तो आप बाई नाउ का बटन दबाएंगे। बाई नाउ का बटन दबाएंगे तो यहां कूपन दिखेगा, अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे। यहां पर मैनुअली आपको सीईटी कैपिटल में 20 लिखना है, सीईटी 20, और बच्चों 20 आप लिखोगे, अप्लाई कूपन कर दोगे, 599 रुपए आप लोगों को यहां फीस दिखाई देगी, और ऑनलाइन कर देना बच्चों, स्वागत हो जाएगा आपका इस बैच में। ठीक है, ऐसे ही सुरक्षा चक्कर बैच है, आज से ही इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है, क्योंकि सिलेबस लगभग कॉमन है, लेकिन कुछ एडिशनल सिलेबस है बच्चों, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस बैच की जो फीस है वो 719 रुपए रहेगी डिस्काउंट के साथ, और डिस्काउंट खत्म होने के बाद 899 रुपए। बच्चों, हम बात करेंगे, ये सुरक्षा चक्र बैच की टीम है। आपको लगेगा कि यार ये तो वही चेहरे हैं, बिल्कुल मैक्सिमम वही चेहरे हैं, लेकिन जो आपका अलग से सिलेबस ऐड किया गया है, जैसे ईवीएस है, रूरल मार्केटिंग है, तो 5 बजे पहले ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर बच्चों रूरल मार्केटिंग, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, और हरियाणा की जो इकोनॉमिक्स है ना वो मैं आपको हरियाणा जीके के अंदर ही कवर कराऊंगा। ठीक है, बाकी सारा का सारा टाइम वही रहने वाला है जो मेरे दोस्त
कौन से बैच का? रणभूमि बैच का। अब आपके दिमाग में यह भी होगा कि सर दोनों बैच लेने जरूरी हैं। बेटा दोनों बैच लेने जरूरी नहीं है। यदि आप सुरक्षा चक्र बैच में पढ़ रहे हो तो ग्रुप डी की तैयारी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि सुरक्षा चक्र बैच के सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं वो ग्रुप डी के अंदर भी हैं, बस 3-4 सब्जेक्ट को छोड़कर। इसीलिए हमने ये सुरक्षा चक्र बैच निकाला है। ठीक है, तो किसी ने सुरक्षा चक्र बैच परचेज कर लिया है, एनरोल इसमें कर लिया है, तो ग्रुप डी बैच लेने की आपको नीड है नहीं। ठीक वैसे ही बच्चों आप लोगों को फॉलो करना है। ये सुरक्षा चक्कर बैच का बैनर आपको दिखाई दे जाएगा। यहां कूपन कोड याद रखेंगे, HR20 लगेगा। वहां पर CET 20 था, यहां कूपन कोड HR20 है। कूपन कोड जरूर याद रखें, ठीक है, वरना 20% डिस्काउंट नहीं मिलेगा और फिर आफ्टर डिस्काउंट 719 रुपए। तो सारी की सारी बातें समझ में आ गई। तो अब हम स्वागत करते हैं पहली क्लास में आप सभी का। एक बार सारे के सारे बच्चे जो है ना पूरे हरियाणा में क्लास को फैला दीजिएगा। बहुत जबरदस्त जबरदस्त बातें आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। बच्चों शुरुआत करते हैं मां सरस्वती का नाम लेकर आज से अपने इन बैचेज के अंदर हरियाणा जीके की। बड़ा प्यारा सा नाम है, लिखते हुए भी मजा आता है हरियाणा, बोलते हुए भी मजा आता है हरियाणा, और किसी के मुंह से सुनते हैं तो सुनने में भी मजा आता है हरियाणा। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ये जो शब्द हम बोलते हैं हरियाणा, जिसको हम लिखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि ये हरियाणा जो शब्द है ना, ये सर कौन सी भाषा का है। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये लगेगा हिंदी भाषा का, क्योंकि हिंदी में लिखा गया है। लेकिन मेरे दोस्त आपको यह पता होना चाहिए कि यह हिंदी भाषा का नहीं, बल्कि कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि हरियाणा जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो हरियाणा शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा के कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? तो बच्चों आपको बोलना है हरि प्लस अयाना से। हरि प्लस अयाना से। तो ये जो अयाना शब्द बच्चों हमने लिखा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रहने का स्थान। और रहने के स्थान को हम क्या बोलते हैं? निवास बोलते हैं। जैसे आप जिस घर में रहते हैं वो आपका निवास स्थान है, तो उसको आप संस्कृत में अयाना बोल सकते हो। और हरि जो शब्द है मेरे दोस्त, इसका अर्थ होता है विष्णु। क्या होता है? विष्णु। अयाना शब्द का मतलब यदि निवास है तो यह निवास है किसका? आगे वाले शब्द का। और आगे जोड़ा गया जो शब्द है हरि, इसका मतलब क्या होगा? विष्णु होगा। और विष्णु भगवान के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, है ना? बिल्कुल जानते हैं सर। विष्णु भगवान के प्राचीन पुराणों और ग्रंथों में कुल 108 नाम बताए जाते हैं बच्चों। उन्हीं 108 नाम में से एक नाम है हरि। यदि मैं इन 108 नाम में से कुछ नामों का जिक्र करूं तो उसमें विष्णु एक है, हरि एक है, केशव एक है, साक्षी एक है, पुरुष एक है, धर्मात्मा एक है, परमात्मा एक है, भूतात्मा एक है, विक्रम एक है, गरुड़ ध्वज एक है। तो बच्चों ये जो 108 नाम भगवान विष्णु के ग्रंथों के अंदर बताए गए हैं, उन्हीं 108 नाम में से एक नाम है हरि, जो अपने क्षेत्र के नाम के आगे जोड़ा गया है, और इसका अर्थ होता है विष्णु। और अयाना का मतलब होता है बच्चों निवास। तो कोई आपसे पूछ ले कि बताइएगा ये जो हरियाणा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसका वास्तव में अर्थ क्या होगा? तो आपको बोलना है इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो विष्णु का निवास होगा। अब बच्चे कई बार जब पेपर में क्वेश्चन देखते हैं ये और उसके ऑप्शन को देखते हैं, तो विष्णु का निवास ऑप्शन में ही नहीं होता। जब बच्चों विष्णु का निवास ऑप्शन में ना दिया हो तो विष्णु को हम फिर क्या बोलेंगे? भगवान ही बोलेंगे बच्चों। विष्णु को हम भगवान का दर्जा देंगे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? भगवान का वास बोल सकते हैं, भगवान का निवास बोल सकते हैं। ठीक है, भगवान का वास बोल सकते हैं, भगवान का निवास बोल सकते हैं। हम बात करेंगे यहां पर कि क्या सिर्फ हरियाणा शब्द का अर्थ विष्णु का ही निवास होता है या भगवान का भी वास होता है? मेरे दोस्त यदि हम बात करें मैक्सिमम लोगों की, तो मैक्सिमम लोगों ने हरियाणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ बोला है वो विष्णु का निवास, भगवान का निवास ही बोला है। लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने बच्चों इस हरियाणा शब्द का अर्थ अलग अलग बताया है। तो सर और कौन से अर्थ हैं इस हरियाणा शब्द के? बच्चों ये आपको जानना है, तो ध्यान रखना है कि ये जो हरियाणा शब्द है
अलग अलग विद्वानों ने बच्चों इसके अर्थ भी अलग अलग बताए। सर अलग अलग कौन कौन से हैं? यदि यहां पर हम चर्चा करते हैं किसकी, सबसे पहले मेरे दोस्त हरि प्लस अरण्य। कुछ लोगों ने बोला कि ये हरियाणा जो है ना, ये हरि प्लस अरण्य से मिलकर बना है। और हरि प्लस अरण्य इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हरा भरा जंगल। हरा भरा जंगल। अरण्य का मतलब क्या होता है बच्चों? अरण्य का मतलब जंगल होता है। क्या होता है? जंगल। और जंगल में क्या होंगे? पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधों के कारण बच्चों वो क्षेत्र क्या होगा? हरा भरा नजर आएगा। और ये बताया गया है कि हरियाणा की धरती के ऊपर पहले घने जंगल हुआ करते थे, बड़ी संख्या में पेड़ हुआ करते थे। उन पेड़ों के कारण अपना क्षेत्र हरा भरा नजर आता था। और इसीलिए मेरे दोस्त अपने हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ कुछ विद्वानों ने हरा भरा जंगल भी बता दिया। तो हरि का मतलब यहां विष्णु नहीं, बल्कि हरि का मतलब है यहां हरा भरा, जो हरियाणा की हरियाली को दर्शाता है। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। जैसे आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य का मतलब क्या होगा? अभय प्लस अरण्य। यानी कि बच्चों बिना डर के जिस जंगल में कोई जीव जंतु घूम फिर सके, अपना जीवन व्यतीत कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसी को हम बोलते हैं अभयारण्य या अरण्य। ठीक है, तो अरण्य का मतलब क्या होगा? जंगल। हरि का मतलब क्या होगा बच्चों? हरा भरा। तो याद रखेंगे हरि प्लस अरण्य, हरा भरा जंगल। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं कि ये हरा भरा जंगल जो इस शब्द का अर्थ बताया है वो किसने बताया है? तो आपको बोलना है कि सर कुछ विद्वान हुए हैं, जिसमें एक है मुन्नीलाल, एक है मुरलीचंद शर्मा, मुन्नीलाल, मुरलीचंद शर्मा, सुखदेव सिंह छिब, सुखदेव सिंह छिब और H.A. फड़के। और H.A. फड़के के अनुसार, तो बच्चों इन चार विद्वानों के नाम लेकर ये पूछ लिया जाए ना कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो आपको विष्णु का निवास नहीं बोलना, बल्कि हरा भरा जंगल बोलना है। ठीक है, हरा भरा जंगल बोलना है। बच्चों हम बात करते हैं हरि प्लस अरण्य के बाद कुछ लोगों ने बोला इसे हरि प्लस अयाणा। सर हरि प्लस अयाणा का मतलब तो हमने पढ़ लिया, विष्णु का निवास। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि द्वापर युग के अंदर विष्णु के ही अवतार माने गए हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो कुछ लोगों ने हरि प्लस अयाणा का जो अर्थ बताया बच्चों, वो क्या बताया? भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भी बताया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसके अवतार माने गए हैं द्वापर युग में? विष्णु के ही तो अवतार माने गए हैं बच्चों। तो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के रूप में भी इस शब्द का अर्थ जो है वो बताया जाता है, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। इसके बाद हम बात करते हैं हर प्लस अयाणा। हर प्लस अयाणा। अयाणा का मतलब निवास है, तो हर शब्द का मतलब यहां क्या होगा? हर शब्द का मतलब होगा बच्चों भगवान शिव। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के लिए ही तो हम किसका जयकारा लगाते हैं? हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। तो सारे के सारे बोलते हैं ना हर हर महादेव। तो बच्चों हर हर महादेव का मतलब है भगवान शिव। तो यहां पर जब छोटी की मात्रा को हम हटा देंगे और ये अकेला हर बनेगा, अयाणा का मतलब निवास होगा, तो बच्चों इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शिव का निवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? इसका अर्थ हो जाएगा सर शिव का निवास। बस शब्दों को तोड़ते रहिएगा, चीजें अपने आप आसान होती जाएगी। बच्चों हम बात करेंगे, कईयों ने बोला कि यह हरि प्लस यान इन दो शब्दों से मिलकर बना है, और हरि प्लस यान से मिलकर बना है, तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? इसका अर्थ होगा विष्णु वाहन।
कईयों ने बच्चों इस शब्द का अर्थ क्या बताया है? विष्णु वाहन भी बताया है। ठीक है, यदि हम बात करेंगे, कईयों ने बोला कि यह हर प्लस यान से मिलकर बना है। यान का मतलब वाहन होगा बच्चों, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सरसिव वाहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? शिव वाहन हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। कुछ ने बोला कि सर ये हरि प्लस यानम से मिलकर बना है। यानम या यामन, और इसके अनुसार बच्चों हरियाणा शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा घोड़े की सवारी। तो आप लोग देख रहे हैं कि अपना जो हरियाणा शब्द संस्कृत भाषा का है उसको बच्चों अलग अलग तरीके से तोड़ने का काम और उसका अर्थ बताने का काम जो है वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा किया गया है। लेकिन हम बात करें कि मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं सर, तो मैक्सिमम लोगों की नजरों में हरियाणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो विष्णु का निवासी होगा, भगवान का वासी होगा। बच्चों यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। अपना प्यारा सा हरियाणा, और इस अपने प्यारे से हरियाणा को भारत में बच्चों एक खास जगह मिलती है। इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सर कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है? ये अपना प्यारा सा हरियाणा, और हरियाणा को लेकर बहुत सारी कहावतें भी हैं भारत के अंदर कि जहां दूध दही का खाना ऐसा प्रदेश हरियाणा। तो बच्चों अपने हरियाणा को हम बात करेंगे, किन नामों से जाना जाता है? हरियाणा को हरियाणा के अलावा जिन नामों से जाना जाता है उनको हम बोलेंगे उपनाम। उपनाम का मतलब होता है भाई कि हरियाणा को हरियाणा के अलावा अन्य किन नामों से जाना जाता है। जैसे आपके भी तो नाम है, ठीक है, यदि आपका रंग सांवला है तो घर वाले क्या बोलेंगे? श्याम बोलेंगे, श्याम। ठीक है, या मेरे दोस्त आपको कृष्ण भगवान भी बोल देंगे, या मेरे दोस्त जब गुस्से में होंगे तो आपको सीधा कालू भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कालू भी बोल देंगे। ठीक है, हाँ, तो समझ जाना मेरे दोस्त कि डिपेंड करता है घर वालों का उस समय मूड किस तरीके का है। ठीक है ना, यदि प्यार से बोलेंगे तो श्री कृष्ण बोल देंगे, और गुस्सा में बोलेंगे तो कालू कहोगे भाई सीधा। ठीक है, तो बच्चों हरियाणा को हम हरियाणा के अलावा अन्य किन नामों से पुकारते हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इतिहास में हरियाणा किसके लिए जाना गया है? युद्धों के लिए जाना गया है। आज तक धरती के ऊपर जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ, सबसे खतरनाक युद्ध हुआ बच्चों, वो महाभारत का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। और मेरे दोस्त इस हरियाणा क्षेत्र को भारत के अंदर बोला जाता है ऐतिहासिक युद्धों की भूमि। महाभारत युद्ध के अलावा बहुत सारे युद्ध यहां पर लड़े गए, जिसमें पानीपत की 3 ऐतिहासिक लड़ाइयां हैं, करनाल का युद्ध है बच्चों, तराइन के युद्ध हैं। तो ऐतिहासिक युद्धों की भूमि के नाम से अपने हरियाणा को जाना जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे, हरियाणा को कहा जाता है अनाज की बुखारी। छोटा सा अपना प्रदेश है और यहाँ के किसान इतने मेहनती हैं मेरे दोस्त कि इस छोटी सी जमीन पर भी इतना अनाज उगा देते हैं कि अपने लोगों का तो पेट भरते ही हैं, बल्कि दूसरे राज्यों के लोगों को भी भूखा नहीं सोने देते। इतना अनाज हमने पैदा कर करके बच्चों गोदामों में भर रखा है। यदि हम केंद्रीय भंडारण के अंदर बात करें तो पंजाब के बाद भंडारण के क्षेत्र में अपना हरियाणा जो है ना वो कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो बच्चों इसे अनाज की बुखारी बोलते हैं। अनाजों में हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो उत्पादित होता है हरियाणा में वो क्या होता है? गेहूं। और गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादित किए जाने के कारण इसे बोल देते हैं व्हीट बास्केट। भारत में गेहूं की टोकरी के नाम से इसे जाना जाता है बच्चों। भारत में गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है सर? इसी को कहा जाता है। बच्चों गेहूं खा खाकर ही हम जो है हट्टे कट्टे हैं। ठीक है, और सिर्फ गेहूं हम ही नहीं खाते बल्कि दूसरे राज्यों का भी पेट भरते हैं। तो छोटा सा ये प्रदेश जो इतनी बड़ी मात्रा में अनाज उत्पादित करता है, इसीलिए मेरे दोस्त इस प्रदेश को भारत में फूड मशीन के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त? फूड मशीन। और फूड मशीन को हम क्या बोल देंगे हिंदी में? खाद्यान्न मशीन भी बोल देंगे। कौन सी मशीन बोल देंगे? खाद्यान्न मशीन भी बोल देंगे। ठीक है, खाद्यान्न मशीन भी हम इसे बोल देंगे। साथ के साथ हम बात करेंगे मेरे दोस्त, इसे एंट्री गेट ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। अपने प्रदेश को उत्तर भारत का प्रवेश द्वार, उत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अपने हरियाणा को। और हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कौन होगा? अपना हरियाणा होगा। बच्चों, अपना हरियाणा जो है खेलों के लिए भी जाना जाता है, और चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, अपने हरियाणा के खिलाड़ी उस प्रतियोगिता में पक्का पदक जीते मिलेंगे ही मिलेंगे। तो छोटा सा ये अपना प्रदेश स्पोर्ट्स हब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स हब ऑफ इंडिया बच्चों किसे बोलते हैं? अपने हरियाणा को बोलते हैं स्पोर्ट्स हब ऑफ इंडिया। साथ के साथ बच्चों यहां पर दूध दही का खाना है, तो दूध दही का प्रदेश भी कहा जाता है। हरियाणा को हम क्या बोलते हैं सर? दूध दही का प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं दूध की बाल्टी। दूध की बाल्टी। प्रति व्यक्ति यदि मैं दूध उपलब्धता की बात करूं तो बच्चों छोटा सा ये अपना प्रदेश प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के अंदर पंजाब राजस्थान के बाद तीसरे नंबर पे आता है। 1128 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता मेरे दोस्त हरियाणा के अंदर दर्ज की गई है। तो छोटा सा अपना ये प्रदेश दूध के क्षेत्र में बड़ा कमाल करता जा रहा है, तो इसलिए इसे दूध की बाल्टी भी हम बोल देते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, इसे स्वॉर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। स्वॉर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। स्वॉर्ड ऑफ इंडिया का मतलब है इसे भारत की हम क्या बोलते हैं बेटा? तलवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? भारत की तलवार बोलते हैं। भारत की तलवार। ठीक है मेरे दोस्त, अपने हरियाणा को हम दूल का कटोरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? दूल का कटोरा। तो याद रखिएगा, हरियाणा को दूल का कटोरा भी कहा जाता है। अपना हरियाणा जो है ना, ये वैदिक सभ्यता के लिए जाना जाता है, क्योंकि आर्य लोगों ने सबसे पहले मेरे दोस्त हरियाणा से ही अपनी सभ्यता का प्रचार और प्रसार किया, और इसी कारण अपने हरियाणा को वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता का पालना। तो आपसे कोई पूछ लेना कि वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो आपको बोलना है हरियाणा को ही कहा जाता है। और हरियाणा में किसको बोला जाता है वैदिक सभ्यता का पालना? कुरुक्षेत्र को। क्योंकि मुख्य तौर पे आर्य जो लोग हैं उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार जो किया था बच्चों, वो कुरुक्षेत्र से किया था। कहां से किया था? कुरुक्षेत्र से किया था। तो इसको हम वैदिक सभ्यता के पालने से भी जानते हैं। तो ये अपने हरियाणा के क्या है भाई? भारत के अंदर उपनाम है। अपना हरियाणा भारत के सभी राज्यों में अपनी एक अलग पहचान रखता है। चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हम जवानों की बात करें, चाहे हम खिलाड़ियों की बात करें, चाहे हम राजनीतिज्ञों की बात करें, तो बच्चों हरियाणा का जो शख्स है ना, आपको हर फील्ड में क्या मिलेगा? आगे मिलेगा। तो एक बार सारे के सारे बच्चे जो है ना, जयकारा लगा दीजिएगा कि जय हरियाणा, जय हरियाणवी। सारे के सारे बच्चे लिखिएगा भाई, यदि आप हरियाणा से हैं तो। और हरियाणा से नहीं है तो मत लिखिएगा भाई, ठीक है? क्योंकि जबरदस्ती नारा नहीं लगवा सकते हैं हम। तो जो हरियाणा से है ना, एक बार सारे के सारे बच्चे जो हैं ये जयकारा लगाएंगे। अब देखिएगा, हरियाणा शब्द के बारे में हमने पढ़ लिया। हरियाणा को भारत में किन किन नामों से जाना जाता है ये हमने पढ़ लिया। और बच्चों अब हम बात करेंगे अपने इस खूबसूरत से राज्य के अस्तित्व के बारे में। अस्तित्व का मतलब है कि कब ये राज्य बना था, कितना इसका एरिया है, ठीक है? ये तमाम बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इतना प्यारा सा ये अपना प्रदेश बच्चों, इसका गठन कब हुआ था? तो सारे के सारे बच्चों को बोलना है कि सर इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर कोई खास दिन था क्या? बिल्कुल खास दिन था। 1 नवंबर के दिन था बच्चों हनुमान जी का बर्थडे, मतलब मंगलवार,
है ना। मंगलवार का जो दिन है बच्चों वो हनुमान जी का स्पेशल दिन है। तो बजरंगबली के दिन 1 नवंबर के दिन 1966 को बच्चों अपना हरियाणा जो है ना वो क्या आया था, अस्तित्व में आया था, 1 नवंबर 1966। तो आपके दिमाग में ये आएगा, क्या सर 1 नवंबर के दिन सिर्फ हरियाणा ही अपना स्थापना दिवस मनाता है? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। ये एमटीएस के पेपर में एक दिन जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया। एमटीएस मल्टीटास्किंग आप पढ़ते होंगे एसएससी के अंदर। एसएससी के अंदर एमटीएस के पेपर में एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया कि बताएगा 1 नवंबर के दिन भारत के कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 नवंबर का जो दिन होता है ना, यानी कि 1 नवंबर का जो दिन होता है वो सिर्फ हरियाणा का ही स्थापना दिवस नहीं है, बल्कि कितने राज्य मेरे दोस्त, 8 राज्य, भारत के 8 राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं बच्चों। है ना मजे की बात? बताओ सारे के सारे। अब ये बात शायद तुम्हें पता नहीं थी और पेपर में पूछी जा चुकी है ये बात। कितने राज्य हैं बच्चों? 8 राज्य। तो सर जी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है 5। तो 8 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बच्चों 1 नवंबर का दिन जो है ना वो स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। सर जी 8 राज्यों के नाम और बता दीजिएगा, मजा आ जाएगा। बेटा मजा हम आप लोगों को देते रहेंगे, टेंशन मत लो। एक एक नया नया क्वेश्चन आप लोगों के भेजे में मतलब दिमाग में फिट करते चलेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे 8 राज्य। 8 राज्य सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, याद भी रखने हैं। ये 8 राज्य कौन से होंगे? सबसे पहला आपको याद रखना है मेरे दोस्त, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा याद रखोगे? तमिलनाडु। बिल्कुल पास पास हैं, पास पास हैं तो पास पास ही रखना, अच्छे से याद हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर मेरे दोस्त इस तमिलनाडु के पास कौन है? कर्नाटक है सर, कर्नाटक। बिल्कुल ये भी पास पास है। कर्नाटक के पास कौन है? केरल है सर, केरल। बहुत बढ़िया भाई, केरल। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा आएगा भाई? उसके बाद आएगा सर मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ है सर? छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। शानदार बच्चों, ऐसे याद रखने हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक दूसरे के साथ है, कड़ी से कड़ी जोड़ के चलना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद फिर कौन सा आ जाएगा सर जी? 7वें नंबर पे आ जाएगा पंजाब। बिल्कुल बच्चों, पंजाब भी अपना स्थापना दिवस, क्योंकि पंजाब का पुनर्गठन हुआ है। और 8वां है गुरुजी अपना हरियाणा। तो याद रखेंगे बच्चों, ये एसएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के कितने राज्य अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर के दिन मनाते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर 8 राज्य मनाते हैं। कितने राज्य? 8, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश सर कौन से हैं? ये 5। तो इन 5 में बच्चों एक तो है चंडीगढ़। अब इसको तो भूलोगे नहीं क्योंकि ये हरियाणा के साथ ही अस्तित्व में आया था, केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा है सर जो देश की राजधानी है, नई दिल्ली। बहुत बढ़िया भाई। तीसरा बच्चों, तीसरा है सर जी लक्षद्वीप। चौथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। पुदुचेरी। और 5वां केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 8 राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस मेरे दोस्त कब मनाते हैं सर? 1 नवंबर के दिन मनाते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कि ये अपना जो हरियाणा आप लोगों को नजर आ रहा है इतना प्यारा सा, बच्चों ये जो आकृति है, आपसे कोई पूछ ले कि ये आकृति आपको कैसी दिखाई देती है? अपना जो हरियाणा राज्य है इसकी आकृति आपसे कोई पूछ ले कि आपको हरियाणा राज्य की आकृति कैसी दिखाई देती है, तो मेरे दोस्त आपका आंसर फिर क्या होगा? आपका आंसर फिर क्या होगा? यदि आपसे कोई इसकी आकृति पूछ ले तो आपका आंसर होना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश की जो आकृति है वो हमें दिखाई देती है विषम बाहु चतुर्भुज के जैसी। विषम बाहु चतुर्भुज के जैसा बच्चों आपको अपना हरियाणा दिखाई देता है। आपसे कोई पूछ ले कि ये जो अपना हरियाणा है ना, जब 1 नवंबर 1966 को बना था राज्य,
तो बच्चों ये अपना हरियाणा भारत के अंदर कौन सा राज्य बना था? तो सभी बच्चों को पता होगा अपना हरियाणा भारत के अंदर बच्चों 1 नवंबर 1966 को कौन सा राज्य बना था? सर जी 17वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था बच्चों? 17वां राज्य अपना हरियाणा बना था। ठीक है, तो गठन हो चुका है, आकृति हो चुकी है बच्चों, गठन हो चुका है और आकृति हो चुकी है कि हरियाणा की आकृति कैसी दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं कि यह राज्य बना है 17वां। तो आपसे यह भी तो पूछा जाएगा ना कि हरियाणा से पहले कौन सा राज्य बना था? ऐसा तो है नहीं कि भाई हरियाणा डायरेक्ट राज्य ही बना है, इससे पहले भी कोई राज्य बना होगा और इसके बाद भी कोई राज्य बना होगा। तो हरियाणा से पहले जो राज्य बना बच्चों वो कौन सा राज्य होगा? सर 16वां राज्य होगा। और 16वें राज्य के रूप में भारत के अंदर जाना जाता है नागालैंड। नागालैंड पूर्वी राज्य है बच्चों। 1963 में क्या बना था? ये राज्य बना था और नागालैंड के बाद भारत में राज्य बना था अपना हरियाणा। 16वां राज्य यदि नागालैंड बना है तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के बाद मेरे दोस्त कौन सा राज्य बना था? तो हरियाणा के बाद जो बना था वो 18वां राज्य बना था और 18वें राज्य के रूप में आया था 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य आया था मेरे दोस्त? सर हिमाचल प्रदेश राज्य बना था। ठीक है, हम यहां पर बात कर लेते हैं कि राज्य यदि बना है 17वां 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा, तो बच्चों ये किसी ना किसी से तो अलग हुआ है। सर ये अलग किससे हुआ? तो मेरे दोस्त ये अलग हुआ था पूर्वी पंजाब से। या पूर्वी पंजाब ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप बोलेंगे ये पंजाब से अलग हुआ था, क्योंकि पंजाब का भी बंटवारा हो गया था बच्चों 15 अगस्त 1947 के दिन ही। पंजाब जो 5 नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है, जिसमें बच्चों हम बात करते हैं झेलम, रावी, व्यास, सतलुज और चिनाब। इन 5 नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना धरती के ऊपर एक बहुत बड़ा क्षेत्र पंजाब कहलाता है। जब देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब का भी बंटवारा हुआ। राइट हैंड साइड वाला पंजाब हिंदुस्तान को मिला, लेफ्ट हैंड साइड वाला पंजाब बच्चों पाकिस्तान ले उड़ा। राइट हैंड साइड हमेशा होती है पूर्व, इसलिए अपने भारत वाले पंजाब को पूर्वी पंजाब बोला जाता है। और उसी पूर्वी पंजाब का पूर्वी क्षेत्र बच्चों अपना हरियाणा, जो 1 नवंबर 1966 को बना 17वां राज्य। ठीक है, तो अलग हुए हैं हम पूर्वी पंजाब या पंजाब से। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि बच्चों जब अलग किया गया पूर्वी पंजाब से तो सीधी सी बात है हमें कोई ना कोई जमीन तो दी गई है, बिल्कुल दी गई है। उस जमीन को हम क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई हरियाणा का एरिया कितना है, तो सर हम बता देंगे। कितना बताओगे? 44,212। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्क्वायर किलोमीटर में तो 44,212 होगा, लेकिन सामने वाला आपसे पूछे मील में बताओ, मील में, तो वर्ग किलोमीटर से बड़ी इकाई होती है स्क्वायर मील। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है 17,070 स्क्वायर मील, 17,070 स्क्वायर मील। ठीक है बच्चों, आपसे पूछ ले हेक्टेयर के अंदर, तो हेक्टेयर में कितना बताओगे? 4.42 मिलियन हेक्टेयर। अब जमीन कैसे भी पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि वर्ग किलोमीटर में पूछी जाए, वर्ग मील में भी पूछी जा सकती है, हेक्टेयर में भी पूछी जा सकती है। हेक्टेयर भी तो जमीन मापने की इकाई होती है। 1 हेक्टेयर में हम 2.5 एकड़ मान के चलते हैं, 4.42 मिलियन हेक्टेयर। बच्चों आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइएगा भाई पंजाब ने जो हमें जमीन दी 44,212 वर्ग किलोमीटर, तो ये पंजाब की कुल जमीन का कितने प्रतिशत थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि हरियाणा को जो एरिया मिला था वो पंजाब की कुल जमीन का कितने प्रतिशत था? तो आपको बोलना है ये पंजाब के कुल क्षेत्रफल का पंजाब के कुल क्षेत्रफल का बच्चों ये 35.18% था। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा, मान के चलिएगा जिस पंजाब से हम अलग हुए हैं ये वो पंजाब है, पूरा का पूरा पंजाब है। ठीक है ना, ये हिंदुस्तान वाला पंजाब है बच्चों, जिसको हम पूर्वी पंजाब बोल रहे हैं।
और फिर क्या हुआ, इस पूर्वी पंजाब का ये पूर्वी क्षेत्र 1 नवंबर 1966 को अपने प्रदेश को मिल गया, जिसको हम बोलते हैं हरियाणा। ठीक है, जब पूरा का पूरा पंजाब 100% है, तो इस 100% पंजाब वाले में से हरियाणा को कौन सी जमीन मिली है, राइट हैंड साइड वाली, यानी कि पूर्वी क्षेत्र। पंजाब का पूर्वी क्षेत्र ही क्या कहलाता है, हरियाणा कहलाता है। और ये जो जमीन रही मेरे दोस्त, ये कितने प्रतिशत रही सर, ये जो जमीन है ये है 35.18%। और इसी 35.18% जमीन को हम क्या बोल रहे हैं, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर बोल रहे हैं। तो फिर ये जो जमीन है ये किसके पास बची, ये शेष पंजाब बचा, ये शेष पंजाब बचा। और शेष पंजाब जो बचा बच्चों, वो कितना बचा फिर, 64.82%। ठीक है, टोटल 100% हुआ। अब क्या सर पंजाब आज भी इतना ही बड़ा है हमसे, बिल्कुल नहीं है। इसी शेष पंजाब से मेरे दोस्त हम बात करेंगे 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश का भी गठन हुआ। 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर चाहे 17वां राज्य हो या 18वां राज्य हो, तो दोनों के दोनों राज्य ये किससे अलग हुए हैं बच्चों, पंजाब से अलग हुए हैं। पंजाब हमसे बड़ा जरूर है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना यहां 64.82% दिख रहा है। लेकिन 1 नवंबर 1966 को बच्चों पंजाब के पास इतनी ही जमीन थी। 1971 में इसी जमीन से हिमाचल प्रदेश भी बन जाता है। तो हरियाणा और हिमाचल दोनों के दोनों पंजाब से अलग हुए, और हमें जो एरिया मिला वो पंजाब के कुल क्षेत्रफल का कितना, 35.18%। सर ये बात हमारे समझ में आ गई। तो मेरे बच्चों अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये भारत के कुल क्षेत्रफल का फिर वर्तमान में कितना प्रतिशत है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल तो आपको पता होगा, बिल्कुल पता है, 32,83,263। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत बच्चों, सर 1.34%। कितना, 1.34%। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर रिकॉर्डेड तो नहीं है। बेटा रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। 9:40 हो चुकी हैं, दिन आप लोग जानते हैं सोमवार का है। रितु शर्मा, नैन साहब, शिव का लाडला, खुशी बेडवाल, कमल, शिव, पूनम, ठीक है, सोनू। और यदि मेरे दोस्त कैमरा में को हाथ काट के एक थप्पड़ मारने की परमिशन दे दे, तो जो रिकॉर्डेड गवाह है उसका मैं चेप देंदा अब तक तो, ठीक है। क्योंकि उसको एहसास हो जाता ना कि भाई सर जो है ना झूठ कौन बोलने लाग रहे, बिल्कुल लाइव क्लास चलन लाग रही है, ठीक है ना। हाँ, तो सबूत के साथ मेरे दोस्त में पेश हो जाता, लेकिन इसी सुविधा है नहीं। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितने प्रतिशत होगा, 1.34% होगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। भारत का एरिया कितना है, 32,83,263। 32,83,263 का 44,212 कितना होगा, 1.34% होगा। अब मैं यहां पर बात करूं कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो है 44,212, ये अपना विश्व में कौन से देश के बराबर है, यानी कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो भारत इतनी जमीन लिए बैठा है बच्चों। तो बच्चों विश्व में याद रख लेना, डेनमार्क देश का क्षेत्रफल, विश्व में डेनमार्क देश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग हरियाणा के बराबर है बच्चों, लगभग हरियाणा के क्या है, समान है। याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे, लगभग हरियाणा के क्या है बच्चों, वो समान है। जैसे मैं बात करता हूं 42,933 वर्ग किलोमीटर, बच्चों ये है डेनमार्क, यूरोप महाद्वीप का देश है डेनमार्क, जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है, और इज इक्वल टू है बच्चों 44,212, 44,212। और मैं आपसे पूछूं कि ये कौन है, ये बोलेंगे हम हैं सर हरियाणा। तो देखो हरियाणा वैसे तो बड़ा है डेनमार्क से, लेकिन यहां लगभग का जिक्र हो रहा है, तो लगभग दुनिया में हरियाणा का एरिया डेनमार्क देश के बराबर है। किसके बराबर है, डेनमार्क देश के बराबर है। अब यहां से एक और जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। सर जी क्या है क्वेश्चन, बच्चों ये जो 44,212 वर्ग किलोमीटर अपना हरियाणा है,
44,212 वर्ग किलोमीटर अपना हरियाणा है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई इस एरिया से ज्यादा भारत के अंदर कौन से जिलों का एरिया है? देखिएगा कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, अभी तक शायद आप लोगों की नजरों में ना चढ़ा हो। तो हरियाणा से ज्यादा क्षेत्रफल वाले भारत के जिले, भारत के जिले आप लोग बता दोगे कौन से जिले हैं? गुरुजी राज्य तो सुना था बेटा, राज्यों के अंदर जिले भी तो होते हैं। तो मैं जिलों का जिक्र कर रहा हूं कि भारत के अंदर ऐसे कौन से जिले हैं जिनका एरिया हरियाणा से भी बड़ा है। मतलब बच्चों वो जिला है, हरियाणा एक राज्य है, तो वो कौन से जिले हैं मेरे दोस्त? वो कौन से जिले हैं हरियाणा से ज्यादा क्षेत्रफल वाले भारत के जो जिले हैं? वो याद रखना है आपको। एक है बच्चों कच्छ जिला, कच्छ जिला, ठीक है ना। कच्छ जिला, कच्छ जिला भारत का ही सबसे बड़ा जिला है अकॉर्डिंग टू एरिया, और ये कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में। दूसरा जिला है बच्चों ले, ले जिला, और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जिला है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि चाहे ले का जिक्र करें चाहे कच्छ का जिक्र करें, दोनों के दोनों भारत के अंदर इतने बड़े जिले हैं जिनका एरिया हरियाणा से क्या है बच्चों? ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे दोस्त बताएंगे कि गुरुजी जबरदस्त मजा सा आ गया है। नई नई बातें हम सीखते चलेंगे दोस्त, टेंशन मत लो, ठीक है ना। नई नई बातें हम जो है ना सीखते चलेंगे। नहीं जैसलमेर नहीं है, जैसलमेर नहीं आएगा। जैसलमेर 38,000 समथिंग है, ठीक है ना, 38,000 समथिंग है, और अपना 44,212 है बेटा, चलेगा। अब हम बात करते हैं कि सर जी आपने क्षेत्रफल बता दिया 44,212, अब हमें रैंक भी बता दीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का रैंक, क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का रैंक। मेरे दोस्त हरियाणा का यदि हम रैंक निकाल रहे हैं, चाहे क्षेत्रफल के आधार पे, चाहे जनसंख्या के आधार पे, चाहे लिंगानुपात के आधार पे, चाहे साक्षरता के आधार पे, कुछ भी आधार हो, यदि हरियाणा का रैंक निकलेगा तो भारत में हमेशा दो तरीके से रैंक निकलेगा। सर जी ये दो तरीके कैसे होंगे? मेरे दोस्त एक तो स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कौन सा स्थान है, स्टेटमेंट में लिखा मिलेगा, बताइएगा हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। और एक स्टेटमेंट में लिखा मिलेगा, बताइए हरियाणा का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। सर जी देखने से तो दोनों एक जैसे लगते हैं बेटा, दोनों एक जैसे नहीं है, ध्यान से पढ़ो। इसमें राज्य वर्ड यूज किया गया है और इसमें भारत बोला गया है, तो भारत के राज्यों में स्थान। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत का जो एरिया है वो कितना है, तो गुरुजी हमने बता दिया 32,83,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो एरिया है वो कितना है? 32,83,263 वर्ग किलोमीटर। तो मेरे दोस्त ये जो जमीन है 32,83,263 वर्ग किलोमीटर की, ये हमने कितने भागों में डिवाइड कर रखी है? सर जी ज्यादातर जमीन हमने राज्यों को दे रखी है, बिल्कुल सही बात है। राज्य कितने हैं जो इस जमीन को लिए बैठे हैं? 28 हैं। और जो जमीन राज्यों के पास नहीं है वो जमीन किसके पास है फिर? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के पास। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 है। तो बच्चों ये जो जमीन है ना 32,83,263, मैं आपसे पूछूं कि कितनी भौगोलिक इकाइयों में बटी हुई है, तो 28 और 8 कितने होंगे? 36। तो भारत का एरिया कितनी भौगोलिक इकाइयों में बटा हुआ है? 36 भौगोलिक इकाइयों के अंदर बटा हुआ है, ठीक है। तो जहां पर भी भारत का जिक्र आएगा तो इसका मतलब बच्चों आपको रैंक निकालना है कितने में से? 36 में से, क्योंकि भारत का मतलब है 36 भौगोलिक इकाई, और भारत में अपना हरियाणा 21वें नंबर पे आता है एरिया में, ठीक है। लेकिन यदि यहां पर राज्य वर्ड यूज किया गया है तो सर जी राज्य तो यहां 28 लिख रखे हैं, तो रैंक 28 में से निकलेगा, और 28 में से अपना जो हरियाणा है वो 20वां सबसे बड़ा राज्य है।
कौन सा है? 20वां सबसे बड़ा राज्य है। समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई सर, आसान सी बात थी। तो जब भी भारत आए 21वें स्थान पे, राज्यों में 20वें नंबर पे। जब भी भारत आए दिमाग में 36 आना चाहिए कि भारत का मतलब है 36 जमीन के टुकड़े, जिसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं कि राज्यों का जिक्र करें तो 20वें नंबर पे, और भारत का जिक्र करें तो 21वें नंबर पे। इसका मतलब इन 8 जमीन के टुकड़ों में से कोई ना कोई एक ऐसा टुकड़ा है जो हरियाणा से बड़ा है। और हरियाणा से बड़ा कौन है भाई? हरियाणा से बड़ा कौन है? लद्दाख। लद्दाख का जब जिला ही ले हरियाणा से बड़ा है तो लद्दाख तो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, लद्दाख जो है ना हरियाणा से बड़ा है मेरे दोस्त, इसीलिए अपना स्थान 36 में 21वां आ जाता है। 20वां स्थान क्यों है? 20वां स्थान इसलिए आया है क्योंकि भारत के अंदर जो 28 राज्य है ना, उन 28 राज्यों में से हरियाणा से कम क्षेत्रफल वाले 8 राज्य हैं। हरियाणा से कम क्षेत्रफल वाले बच्चों राज्य आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलोगे 8। और जिनको इन 8 राज्यों का नाम पता है, इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ के वो जिक्के कवर कर रहा है। और जिसको ये 20वां पता है और इन 8 राज्यों का नाम ही नहीं पता, इसको रटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रटना बोलते हैं। और आपको रटना नहीं है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है। ठीक है, तो हम बात करें ये कौन कौन से 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों में बच्चों सबसे छोटा है भारत के अंदर गोवा। बच्चों अपना जींद देखा है तुमने? गोवा ऐसा नहीं है, जींद से बहुत गुना सुंदर है गोवा। ठीक है ना? एक तो तुम्हें मैं गोवा छोड़ के आऊं, एक तुम्हें जींद छोड़ के आऊं। जींद में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, लेकिन गोवा में तुम्हारा ऐसा मन लगेगा कि मेरे दोस्त तुम्हें खींच के लेके आने पड़ोगे, सारे के सारे रिश्तेदाराना है। तो गोवा का जो एरिया है ना वो 3702 है। अपने जींद का एरिया कितना है? 2702 है। जींद से 1000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है गोवा। ठीक है, लेकिन खूबसूरती में बस पूछो मत मेरे दोस्त। मन तो मेरा भी करता है जाने का, लेकिन तुम्हें नौकरी लगवा के साथ ही चलूंगा। ठीक है, गोवा चलेंगे सारे के सारे, और तुम्हें ही घुमा के लेके आना हूं, इसलिए तुम्हें अच्छा पढ़ा रहा हूं। गोवा के बाद सिक्किम, तीसरे नंबर पे त्रिपुरा। त्रिपुरा चौथे नंबर पे छोटा है नागालैंड। नागालैंड ठीक है। पांचवें नंबर पे मणिपुर। छठे नंबर पे मिजोरम। सातवें नंबर पे बादलों का घर मेघालय। और 8वें नंबर पे छोटा है बच्चों भारत के अंदर केरल। और 9वें नंबर पे छोटा है हरियाणा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा भारत के अंदर कौन से नंबर का छोटा राज्य है, तो आप बोलेंगे हरियाणा भारत के अंदर 9वां छोटा राज्य है। ठीक है ना? तो याद रखेंगे कौन सा छोटा राज्य है? 9वां छोटा राज्य है, क्योंकि केरल के बाद 9वां नंबर मेरे दोस्त किसका आएगा? हरियाणा का आएगा। ठीक है ना? याद रखोगे, बिल्कुल सीक्वेंस में लिख दिया है। केरल से छोटा मेघालय, उससे छोटा मिजोरम, उससे छोटा मणिपुर, उससे छोटा नागालैंड, उससे छोटा त्रिपुरा, उससे छोटा सिक्किम, उससे छोटा गोवा। सबसे छोटा है गोवा। और बच्चों ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही याद हो जाएंगे। इनमें से आप देख रहे हैं कि हमारे जो हमारे जो पांच जो राज्य हैं वो पूर्वी राज्य हैं, और जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उनमें से 5 स्टेट यहां पर हैं। अरुणाचल प्रदेश और आसाम हरियाणा से बड़े हैं, बाकी पांचों के पांचों हरियाणा से छोटे हैं। एक पहचान तो ये बना लेना। और उसके अलावा केरल जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो हरियाणा से छोटा है। गोवा सिक्किम तो तुम्हें मानचित्र के ऊपर वैसे ही दिख जाएगा, हरियाणा से बहुत छोटे हैं। ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम बात करते हैं फिर अब स्थिति की, लोकेशन की। ये अपना प्रदेश जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ने से पहले हमें उसकी स्थिति भी पता होनी चाहिए। स्थिति का मतलब है कि भाई वो कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि स्थिति जो है ना वो 2 तरीके से हम पढ़ेंगे। सर जी 2 तरीके कौन से होंगे मेरे दोस्त? एक तो हम स्थिति पढ़ेंगे भारत में,
ठीक है ना। और भारत के अंदर यदि बच्चों हम बात करें ना, तो भारत के अंदर आपको हरियाणा कौन सी दिशा में नजर आएगा? देखो थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैं, इस तरीके का आपको अपना भारत नजर आएगा। और बच्चों अपना हरियाणा तुम्हें पता है कहां नजर आएगा? यहां नजर आएगा हरियाणा, ठीक है। और हरियाणा को यदि हम देखेंगे भारत के सेंटर से, ठीक है, तो राइट हैंड साइड होती है पूर्व, लेफ्ट हैंड साइड होती है पश्चिम, पैर होते हैं हमारे दक्षिण में, मुंडी होती है हमारी उत्तर में। तो मेरे दोस्त हम बात करें तो अपना हरियाणा आपको उत्तर में नहीं बल्कि उत्तर और पश्चिम इसके बीच में नजर आएगा, ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच में नजर आएगा। तो भारत में अपने हरियाणा की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम हो जाएगी। आप भारत के मानचित्र के ऊपर हरियाणा को देखोगे ना, तो आपको यह उत्तर पश्चिम में नजर आएगा, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में हरियाणा की स्थिति बताओ, आप बोलोगे उत्तर पश्चिम। और जो दूसरा टाइप मैंने बताया था वो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर मेरे दोस्त स्थिति, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर जो स्थिति भारत की है वही हरियाणा की होगी, क्योंकि हरियाणा भारत में ही तो राज्य है बच्चों। और पृथ्वी के ऊपर जब भी हम स्थिति निकालते हैं किसी भी जमीन की, तो यह स्थिति दो तरीके से निकलती है। एक स्थिति को हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल लोकेशन, अक्षांशीय स्थिति, यानी कि अक्षांशों में हम कौन सी दिशा में हैं। और एक स्थिति को हम बोलते हैं देशांतरीय स्थिति, देशांतरों में मेरे दोस्त हम कौन सी दिशा में हैं। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, 12 बजे मेरे को दोबारा मिलना तुम सारे के सारे, तो तुम्हारे दिमाग के जो कपाट हैं, कपाट का मतलब जो गेट तुम लोगों ने दिमाग के बंद कर रखे हैं वो खोलेंगे, ठीक है ना। समझेंगे चीजों को, रटेंगे नहीं। रट रट के तो बच्चों हम यहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब यहां से आगे का रास्ता समझ के ही तय करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी आप स्कूलों में पढ़े होंगे, कॉलेजों में पढ़े होंगे, तो रट्टाफिकेशन चरम सीमा पे रहा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। आपको समझा के ही हम आगे बढ़ाएंगे। मान के चलिएगा एक पृथ्वी हमने ये ले ली और एक पृथ्वी बच्चों मैंने यहां पर रख दी, दोनों साइड हमने पृथ्वी रख दी, बिल्कुल रख दी सर। अब मैं आपको बोलूं कि आपको इसके दो बराबर भाग करने हैं, तो आप बोलोगे कि सर फटाफट चाकू दे दो, बस भाग करने में हम सबसे आगे हैं। और मेरे दोस्त एक बच्चे ने बीचों बीच चाकू चला दिया। जब बीचों बीच आपने चाकू चलाया तो सीधी सी बात है कि इस गोले के दो आधे भाग आपने बना दिए। जब दो आधे भाग आपने बना दिए तो ये ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध होगा, क्योंकि मुंडी वाली दिशा, सिर वाली दिशा हमेशा उत्तर होती है, इसको हमने उत्तरी गोलार्ध बोल दिया। और मेरे दोस्त पैरों की तरफ जो आए उसको क्या बोल दिया सर? इसको हमने दक्षिणी गोलार्ध बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया दोस्त? इसको हमने दक्षिणी गोलार्ध बोल दिया, ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि अपना भारत कहां है, तो अपना भारत यहां है। जब भारत बच्चों यहां है तो हरियाणा अलग थोड़ी होगा, हरियाणा भी यहीं पे होगा। लेकिन जब भी हम किसी चीज को ऐसे काटते हैं, ऐसे काटने का मतलब है हॉरिजेंटल तरीके से काटना, मतलब उल्टे हाथ से सुल्टे हाथ की तरफ, या सुल्टे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, या पश्चिम से पूर्व, या पूर्व से पश्चिम। जब भी आप किसी चीज को ऐसे काटते हो बच्चों, ठीक है ना, मतलब ऐसे काटते हो तुम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। जब आपने पृथ्वी को ऐसे काटा, इसका मतलब है आपने पृथ्वी को अक्षांशों में काटा, और अक्षांशों में काटा तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? अक्षांशीय स्थिति बोलेंगे। और अक्षांशीय स्थिति कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। जब मैंने बोला था कि भाई आपको इस पृथ्वी के दो बराबर भाग करने हैं, तो क्लास में एक दो बच्चा बाकियों से अलग चलता है, ठीक है, वो मेरे जैसा होता है। अब मान के चलेगा जब बाकियों से अलग चलता है तो उसने क्या कर दिया भाई? उसने इस पृथ्वी को इस तरीके से दो भागों में बांट दिया। बाकियों ने ऐसे काटा, मेरे जैसे ने ऐसे काट दिया, ठीक है। तो मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है, ऐसे काटूंगा तब भी तो इस पृथ्वी के दो बराबर भाग ही बने। लेकिन बच्चों अब जो गोले का आधा भाग आया वो एक राइट हैंड साइड में आया, और राइट हैंड साइड वाले को हम बोलेंगे पूर्वी, क्योंकि हमेशा उल्टे हाथ वाली दिशा पूर्व होती है,
ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे भाई, इसको बोल देंगे पश्चिमी। अब आप देख रहे हैं कि जब हमने इसको वर्टिकल काटा है तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध खत्म हो चुके और अब गोलार्ध बने पूर्वी और पश्चिमी। और बच्चों जब हम सिर से लेके पैरों की तरफ, पैरों से लेके सिर की तरफ इस तरीके से किसी चीज को काटते हैं, ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं देशांतरों में काटना, लॉन्गिट्यूड उसे बोलते हैं। देशांतर का मतलब है देशों के बीच अंतर, देशों के बीच अंतर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों जब हमने ऐसे काटा था तो अपना भारत यहां था, अब ऐसे काटेंगे तो भारत तो यहीं रहेगा, भारत थोड़ी हिलेगा बच्चों, चाहे पृथ्वी को कहीं से भी काट लो। और भारत नहीं हिलेगा तो हरियाणा भी नहीं हिलेगा, ठीक है। तो अब बच्चों अपने हरियाणा की स्थिति जब वर्टिकल काटा जा रहा है, देशांतरों में काटा जा रहा है पृथ्वी को, तो हमारी स्थिति कौन सा गोलार्ध हो जाएगी, पूर्वी गोलार्ध। समझ में आई बात? एक बार फटाफट बच्चों बताओ किलकी मार के, गुरुजी समझ में आ गई है। अर्जे तार पर कोई नू पूछ ले कि भाई पृथ्वी के ऊपर स्थिति, तो ना तो अक्षांश बता रहा ना वो देशांतर बता रहा, हम बोलेंगे कि पृथ्वी के ऊपर दोनों गोलार्धों में, पृथ्वी के ऊपर दोनों गोलार्धों में हमारा भारत है और अपना हरियाणा है। ठीक है भाई, यहां तक बातें क्लियर हुई? बताइएगा फटाफट। तो आज के लिए इतना सा ही करें। बिल्कुल हंसते हंसते पूरा का पूरा सिलेबस मेरे दोस्त आपके दिल और दिमाग में बसता चला जाएगा। बस तुम क्लास में हंसना मत छोड़ना और अनुशासन मत छोड़ना। तो हंसते हुए अनुशासन के साथ समर्पित होकर जब हम पढ़ेंगे तो हंसते हंसते मेरे दोस्त एक एक बात तुम्हारे दिमाग में बसाने का काम करूंगा। मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत आसान है पढ़ाई। मुश्किल होती पढ़ाई तो कोई पढ़ ना पाता, मुश्किल होती पढ़ाई तो कोई इसमें अच्छा नहीं कर पाता, मुश्किल होती पढ़ाई तो बच्चों कोई नौकरी ना लग पाता। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पढ़ाई जो मांगती है वो सिर्फ रेगुलरिटी मांगती है मेरे दोस्त, डेडिकेशन मांगती है, ईमानदारी मांगती है, अनुशासन मांगती है। और एक स्टूडेंट के पास ये है तो उसको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। बच्चों थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो अपने हाथ में नहीं होती हैं बच्चों, हमें उसके ऊपर चर्चा ना करके जो हमारे हाथ में है फिलहाल उसके अंदर हमें बेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।